हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस बाय द एंशिएंट, जिसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हम लोग इसके बाद से आगे का देखेंगे, इसका पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदा एंड सिद्धा के बारे में। हम लोग देखेंगे आयुर्वेदा कैसे इंडिया में डेवलप हुई। आपको बता दें कि आयुर्वेदा जो है ट्रूली इंडियन इन ओरिजिन, यानी आयुर्वेदा जो है पूरी तरह से इंडियन की ओरिजिन है, यानी कि इंडिया में ही इसकी ओरिजिन हुई है। और ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम कौन सी है, तो है आयुर्वेदा। ठीक है। सिद्धा जो है अपने इंडिया में प्रैक्टिस होती थी तमिल स्पीकिंग एरियाज़ में, यानी साउथ इंडियाज़ में। साउथ इंडिया में सिद्धा की प्रैक्टिस होती थी, जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि सिद्धा में क्या क्या चीज़ें होता है। अभी हम सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आयुर्वेदा का मतलब होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, आयुर प्लस वेदा। आयुर प्लस वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ, वेदा का मतलब होता है साइंस एंड नॉलेज। यानी कि आयुर्वेदा क्या है, द साइंस ऑफ लाइफ है। आयुर मतलब लाइफ, वेदा मतलब क्या हो गया, साइंस एंड नॉलेज। तो दोनों को एक साथ अगर बोले तो द साइंस ऑफ लाइफ या फिर नॉलेज ऑफ लाइफ। यानी आयुर्वेदा क्या है, नॉलेज ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, साइंस ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है आयुर्वेदिक की ओरिजिन कैसे हुई है। 5000 BC हिंदू रिलीजियंस के द्वारा, यानी हिंदू धर्म के द्वारा आयुर्वेदा की ओरिजिन है। ऐसा बताया जाता है कि जो आप लोग सुने होंगे अपने हिंदू धर्म में कि समुद्र मंथन हुआ करता था, टग ऑफ वार हुआ करता था, तो उसमें जब जो भी कुछ निकला था, आपको पता होगा कि भगवान और राक्षसों के बीच में सांप के द्वारा समुद्र में मंथन किया गया था अमृत के लिए। तो ऐसा बताया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि समुद्र मंथन के दौरान आयुर्वेदा का क्या हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। यानी ठग ऑफ वार में क्या हुआ, इसका उत्पत्ति हुई है, समुद्र मंथन के द्वारा आयुर्वेदिक चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग बताते हैं कि जो हम लोगों का वेद है, 4 वेद होते हैं ना, जो हम लोगों का वेद है उसमें से एक अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद से ही आयुर्वेदा का उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा हिंदू धर्म का मानना है अपना अपना कि अथर्ववेद से क्या हुआ है, अथर्ववेद से क्या हुआ है, आयुर्वेदा का उत्पत्ति हुई है। तो 2 जगहों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन के पीछे हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा, यानी कि सबसे पहली बार आयुर्वेदा के जो बुक छपी थी वो क्या थी, चरक संहिता। आप लोग पढ़े होंगे चरक संहिता के बारे में, और सुश्रुत संहिता। ठीक है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी आयुर्वेदा के बारे में, जो कि इसके अंदर बहुत से टॉपिक कवर किए गए थे। यानी चरक संहिता के अंदर पहली टेक्स्ट बुक थी जो कि आयुर्वेदिक के ऊपर लिखी हुई थी। इसके अंदर काफ़ी टॉपिक कवर किए गए थे, जैसे पैथोलॉजी, फिर उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे, सर्जरी हालांकि बाद में इंक्लूड किया गया, लेकिन सर्जरी की कुछ चीज़ें उसमें बताई गई हैं, केयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया गया है, एडवाइस फॉर प्रैक्टिशनर, यानी कि एक प्रैक्टिशनर के लिए, एक फिजिशियन के लिए क्या क्या एडवाइस है उसके बताया गया है, और कुछ इनकी फिलॉसफी थी। तो इस चरक संहिता वाले बुक में जो है इसमें बताया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अथॉरिटीज़ थी जिनको आयुर्वेदिक मेडिसिन को उजागर करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है। तो इन एंशिएंट इंडिया सेलिब्रेटेड अथॉरिटीज़ इन आयुर्वेदिक मेडिसिन वर, ऐसे कौन कौन से लोग थे। तो आपको पता है कि अत्रेय जो थे, ATREYA, ठीक है, ये जो थे सबसे फर्स्ट इंडियन थे, और फर्स्ट इंडियन फिजिशियन और फर्स्ट इंडियन टीचर कौन थे, अत्रेय थे। ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले इंडियन फिजिशियन यानी डॉक्टरी शुरू की थी, और ये टीचर भी थे। फिर बाद में चरक आए, फिर सुश्रुत आए, फिर वाघभट्ट आए। इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए तो आप अत्रेय बताएंगे, जो कि फर्स्ट इंडियन फिजिशियन और टीचर थे। ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। चरक साहब जो थे उन्होंने चरक संहिता लाया था। ठीक है। ट्रीटीज इन मेडिसिन लाया था। इसमें इन्होंने 500 ड्रग्स के बारे में बताया था,
ठीक है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। ठीक है, 500 ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें से सबसे पहली जो ड्रग्स इन्होंने यूज किया था वो है रोल्फिया का। वैसे भी आपको पता है कि रोल्फिया हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, तो जो आयुर्वेदिक सिस्टम है रोल्फिया का यूज किया जाता है वो किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए, यानी कि हाई बीपी में यूज किया जाता है। तो मेडिसिन का कैसे ट्रीटमेंट के यूज करना है, कैसे मेडिसिन का क्या उसकी मतलब पैथोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है लगभग 500 दवाओं के बारे में चरक संहिता में लिखा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद से जो सुश्रुत साहब थे, इनके द्वारा जो है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इनको बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले सर्जरी का जो है लाने की कोशिश की थी। कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती थी पहले के ज़माने में, तो उसको सुश्रुत संहिता बोला जाता है। इसमें जो है बाद में क्या हुआ था कि सर्जरी होती थी, जैसे कि किसी का पैर टूट गया, हर्निया का ऑपरेशन करना, और भी तमाम चीज़ों का ऑपरेशन जो है ये मतलब एक तरह से सर्जरी करते थे। ठीक है, तो फिर उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, मतलब कि और चीज़ों का आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जब बुद्धिस्ट टाइम आया, ठीक है, तो इंडियन सर्जरी को उन्होंने एक सेटबैक बोल दिया। इंडियन सर्जरी को जो है बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद कर दिया। मतलब इन्होंने बोला गया था कि ये डॉक्टराइन ऑफ अहिंसा है। डॉक्टराइन ऑफ क्या है, ये लिखा हुआ है अहिंसा। ठीक है, तो बुद्धिस्ट धर्म जब आए तो इन्होंने सर्जरी को पूरी तरह से सफर्ड कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं, आप लोगों को मार रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए कि हर्निया का ऑपरेशन करना है, तो उस ज़माने में एनेस्थेसिया का यूज ज़्यादा नहीं हो पाता था, तो ऐसे ही कर दिया जाता था। तो लोगों का मानना था कि उससे ज़्यादा पेनफुल होता था, तो इसलिए जो है इसको जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर बीच में बहुत सी चीज़ें आई, धीरे धीरे आयुर्वेदा का डेवलपमेंट होता गया, लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करते गए। ठीक है, फिर एक थ्योरी बनी, ठीक है, आयुर्वेदा में, कि अपनी आयुर्वेदा जो है सिग्निफिकेंस आयुर्वेदा के बारे में, कि त्रिदोष थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे आप लोग सुनते आए होंगे वायु, पित्त और कफ के बारे में। वो 3 थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। जैसे होम्योपैथी में शोरा और साइकोटिक और सिफिलिस के बारे में बताया गया है, उसी तरह से इसमें भी है वायु, पित्त और कफ, यानी कि दशा ह्यूमर्स, यानी कि वात, यानी कि वायु, विंड। पित्त मतलब गाल स्टोन से लिया गया है, गॉल ब्लैडर से लिया गया, और भी चीज़ों से लिया गया है। और कफ मतलब म्यूकस। तो अगर वायु, पित्त और कफ तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में हैं, ठीक हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो बंदा क्या है, हेल्दी है। ठीक है, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाया, किसी एक में भी गड़बड़ाया, तो बंदा क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो वात दोष है यानी कि वायु दोष है, ये स्पेस और एयर का मिक्सअप होता है, यानी इसमें स्पेस और एयर के बेसिस पे माना जाता है कि 2 एलिमेंट्स इसमें कम्बिनेशन है। ठीक है, अगर किसी को डिजीज हो रही है, तो सबसे पहले जो माना जाता है कि जो डिरेंज होता है वो वायु होता है, और सबसे पावरफुल जो दोष है वो वात दोष ही है, यानी वायु दोष ही है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वायु दोष जो है अपने बॉडी के बेसिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे सेल डिवीजन हो गया, हार्ट का कंप्लेन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, इवन माइंड को भी ये कंट्रोल करने के लिए सबसे क्या होना चाहिए, वायु, स्पेस और एयर जो है बिल्कुल कम्बिनेशन में चलना चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो हमें दिक्कत होगी। यानी कि सबसे मोस्ट जो पावरफुल दोष माना गया है आयुर्वेदा में वो है वात दोष माना गया है। अगर वात दोष में कोई भी डिजीज मतलब कोई भी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि लेट रात तक जगना, ठीक है, खाना खा लेना, पुराने मतलब बासी खाना खा लेना, इन सब चीज़ों में अगर ऐसे कुछ करने से क्या होता है कि वायु दोष जो है डिस्टर्ब होती है, जिसके वजह से क्या होता है, बंदे को दिक्कत होगी। स्किन की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, मेंटल डिजीज, ये सब डिजीज को किस में रखा गया है, वात दोष के अंतर्गत रखा गया है कि अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो ससेप्टेबल होगा पेशेंट को, स्किन डिजीज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो सकता है, और मेंटल डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल जो दोष है वो है वात दोष। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है पित्त। पित्त इज द कम्बिनेशन ऑफ जो गॉल जिसको दोष माना जाता है, पित्त दोष, वो क्या है कि इसमें जो है फायर, आग और पानी का मिक्सअप है।
एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर। ठीक है, जो गॉल यानी कि गॉल ब्लैडर है, ये हार्मोन्स को, जो पित्त दोष है ऐसा माना जाता है कि ये कंट्रोल करती है हार्मोन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में पित्त बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस हो गया, तो उसको बहुत से दिक्कतें होंगी, निगेटिव इमोशंस होंगे। ठीक है, जेलसी होगा, इरिटेबल होगा पेशेंट, और भी दिक्कतें होंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया पेशेंट। ठीक है, तो उसके अंदर खट्टे खाना खा लिया, बासी खाना इसमें भी है खा लिया अगर, तो अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो पेशेंट को बहुत सी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट जिनमें पित्त दोष होता है, ऐसा माना जाता है कि इनको हार्ट डिजीज होता है, अर्थराइटिस होता है, हार्ट और अर्थराइटिस होता है। इसमें स्किन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और मेंटल। लेकिन इसमें जो है बताया जाता है क्या कि पेशेंट जो है ससेप्टेबल होता है किसके लिए, हार्ट डिजीज के लिए और अर्थराइटिस के लिए। यानी कि आयुर्वेदा के अनुसार अगर किसी को अर्थराइटिस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके गॉल में दिक्कत हो रही है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ऐसे लोग थोड़ा इरिटेबल टेम्परामेंट के भी होते हैं अकॉर्डिंग टू अगर होम्योपैथी समझा जाए तो। ठीक है, उसके बाद से आता है कफ दोष यानी म्यूकस। तो इसमें जो माना जाता है कि ये जो है कॉम्बिनेशन है वाटर और अर्थ का। ठीक है, और कफ दोष जो है हमारे इम्यूनिटी को, हमारे स्ट्रेंथ को कंट्रोल और ग्रो कराती है। देखिए सबका अपना अलग अलग है, इस पे माइंड पे वर्क किया। ठीक है, इसने कुछ अलग चीज़ों पे वर्क किया। ठीक है, जैसे कि हार्मोन्स और कफ की बात आ गई है, तब ये इम्यूनिटी पे बात आ गई, स्ट्रेंथ पे, ताकत की बात आ गई। ठीक है, अगर कफ से कोई रिलेटेड दिक्कत आ रही है, यानी कि अगर किसी को कफ दोष है तो हो सकता है उसको कोई वल्नरेबल डिजीज हो, डायबिटिक हो सकता है पेशेंट को डायबिटीज हो जाए, जितने भी हार्मोनल बीमारियां वो हो सकती हैं, या फिर स्टमक में अल्सर हो सकता है, रिस्पायरेटरी बीमारी हो सकती है, अस्थमा वगैरह हो सकता है। ठीक है, म्यूकस से अस्थमा, और क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। जितनी हार्मोनल डिजीज हैं वो कफ में आएंगी। ठीक है, तो हार्मोन्स का पित्त में भी था, लेकिन इसमें क्या था कि आपको डायबिटिक यानी कि इम्यून सिस्टम का भी कहीं ना कहीं इसमें रिलेशन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा जो लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक सिस्टम का जो ये 3 ट्रायड्स चलता है कि वायु, पित्त और कफ, इन सब चीज़ों का सम्मिलित होकर कि अगर इनमें से कोई भी डिरेंजमेंट होगा तो बंदे को डिजीज होगी। फिर बाद में लॉस आए कुछ, द लॉ ऑफ मनु यानी कि पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया गया है, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन मेडिसिन 800 BC से लेके 600 AD में। ठीक है, बीच में फिर इसके बाद से क्या हुआ कि अगर मुग़ल पीरियड आया था, ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड सब्सिक्वेंट ईयर्स आयुर्वेदा डिक्लाइन ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेट सपोर्ट। यानी मुग़ल समय में जो है, चूँकि ऐसा माना जाता था कि ठीक है जो भी रीजन रहा हो, मुग़ल साम्राज्य जो है इसको जो है बढ़ावा नहीं दिया, जिसके वजह से ये जो है धीरे धीरे आयुर्वेदा डिक्लाइन कर गया। लेकिन आज के समय में आपको पता है कि आयुर्वेदा पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, हर एक चीज़ अब आयुर्वेदा से यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक ओवरव्यू थी होम्योपैथी के स्टूडेंट के लिए आयुर्वेदा के बारे में। तो आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ी सी जानकारी हासिल करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।